तो स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। तो आगे जाने से पहले एक बेसिक सा साइंस का क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट आर सेमीकंडक्टर्स? तो बताना चाहेगा? ट्राई मार लो, अगर नहीं आ रहा तो कुछ तो which समझ में आ रहा neither हो। fully conduct electricity nor resist electricity. मतलब बहुत ही सिंपल काइंड ऑफ डेफिनेशन। हाँ, कह सकते हैं, बिकॉज जैसे हम जानते हैं एक कंडक्टर जो होता है इट्स अ गुड, मतलब उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को विद लो रेजिस्टेंस पास कर देता है। ठीक है, रेजिस्टर होता है उसके अंदर बहुत हाई रेजिस्टेंस रहता है और लो कंडक्शन रहता है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर जो होता है वो दोनों के बीच में होता है। तो एडवांटेजेस सेमीकंडक्टर की क्या होती है कि सेमीकंडक्टर के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सुनते होंगे, डिवाइसेस का नाम सुना होगा आपने कई बार, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये सेमीकंडक्टर से ही बनते हैं। एलईडी का नाम सुना होगा, लाइट एमिटिंग डायोड, कुछ नहीं है, सेमीकंडक्टर है। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स हैं सेमीकंडक्टर के। और आप समझ सकते हो कि कोई ऐसा मटेरियल जो हमें ये एबिलिटी दे रहा है कि हम उसमें से कितना करंट पास हो रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली दैट बिकम्स क्वाइट यूजफुल टू अस। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर की बहुत बेसिक डेफिनेशन होती है जो अपने को पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम लोग इंडिया, जैसे कि आप जानते हो आईटी के अंदर तो हम लोग काफी अच्छा नाम कमा लिया है। ठीक है, अच्छा हमारे पास उसके लिए डेवलपमेंट फैसिलिटी है, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हार्डवेयर चाहिए वो इंडिया में मिसिंग है। ठीक है, इंडिया में हम लोग ऐप बना सकते हैं, लेकिन मोबाइल फोन बनाना मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, ऑल्दो इंडिया में हम लोग असेंबल कर रहे हैं मोबाइल फोन को, वो अलग चीज है, लेकिन उसका जो बेसिक सेमीकंडक्टर चाहिए वो मिसिंग है इंडिया में अभी भी। ठीक है, वो सब इंपोर्ट होके ही आ रहे हैं। तो हम इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना चाह रहे हैं, और उसके लिए फर्स्ट स्टेप होगा कि सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हम लोग डेवलप करें। ठीक है, साथ ही साथ डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग, तो आपके फोन के ऊपर जो डिस्प्ले लगता है, ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा, हम बात करते हैं एलईडी की। ठीक है, आजकल एलईडी से भी एक ऊपर नया स्टेप आ गया, ओएलईडी। ठीक है, ओएलईडी क्या होता है? ऑर्गेनिक एलईडी। ऑर्गेनिक एलईडी से हमें क्या सुविधा मिलती है या क्या फैसिलिटी एक्स्ट्रा मिलती है? तो वी कैन क्रिएट कर्व स्क्रीन्स। जैसे आपने सैमसंग का S4 देखा, एस सीरीज के मोबाइल फोन आने लगे तो साइड में से कर्व होता है वो, या भी आई थिंक वेरिएबल डिवाइसेस आते हैं, फिटबिट वगैरह, तो इनके ऊपर स्क्रीन रहती है, वो कर्वेचर में होती है। ठीक है, तो ये कर्व स्क्रीन पॉसिबल कैसे है? क्योंकि हमारे पास ये ओएलईडी आ गए। ठीक है, तो ये चीज पता होना चाहिए अपने को इसके बारे में। सो गवर्नमेंट इसके अंदर पीएलआई स्कीम के अंदर इंसेंटिवाइज करेगा प्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। साथ ही साथ पीएलआई स्कीम दी जा रही है ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल। आगे पीएलआई स्कीम क्या है, ये अगला ही आर्टिकल है, वहां उसको डिटेल में देख लेंगे। अभी देख लेते हैं ये इस स्कीम में ऑफर क्या कर रहा है। ठीक है, तो पहला जो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, वहां पे 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट दे रहे हैं। ठीक है, अगर कोई सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन को यूनिट इंडिया में स्टैब्लिश कर रहा है तो 50% उसको प्रोजेक्ट कॉस्ट का पैसा एज ए इंसेंटिव दिया जाएगा, और 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर का दिया जाएगा इफ ही सेटिंग अप कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स। तो इतना डिटेल में इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रख लो कि 50% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट हम लोग दे रहे हैं सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आईटी के पर्सपेक्टिव से ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव ऑन नेशनल प्रोग्राम फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स। तो जैसा कि आप जानते हो, पेरिस क्लाइमेट डील के अंदर और अभी जो रिसेंटली कॉप हुआ था, COP26, वहां पे हम लोगों ने ये कमिटमेंट कर दिया था कि 2070 तक इंडिया विल बिकम कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, और फिर हमारा जो पंचामृत था उसमें भी हमने बहुत सारे कमिटमेंट दिए थे, जैसे 500 गीगावाट का हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी लाएंगे या क्रिएट करेंगे। तो अब वो लाने के लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे, और उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल है सोलर पीवी टेक्नोलॉजी। ठीक है, सोलर पीवी में अगर हम बात करें तो इंडिया में अगेन असेंबलिंग हो रही है। जो वेफर चाहिए होता है या जो सोलर पीवी मॉड्यूल के जो सेल होते हैं वो इंडिया में नहीं बनते। ठीक है, ऑल्दो अभी बनने लगे हैं तो बहुत छोटे स्केल पे है, ज्यादातर ये इंपोर्ट होके आ रहे हैं, और चाइना से हमें बहुत टफ कंपटीशन मिल रहा है। या वही बोल रही थी, चाइना से इंपोर्ट होके। करेक्ट, चाइना से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इंडिया में जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो अनवायबल हो जाती है, क्योंकि चाइना से
बहुत सस्ते में आ जाता है ये सामान। तो उसको ओवरटेक करने के लिए इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बूस्ट देना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक आउटले तैयार किया ऑफ 19,500 करोड़। ठीक है, तो ये मल्टीपल ट्रांच मतलब मल्टीपल इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। ठीक है, और ये इंसेंटिवाइज करेगा डोमेस्टिक सोलर सेल मॉड्यूल फॉर 5 ईयर। ठीक है, तो ये इसमें अपने को पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें ये बनता कैसे है, तो इसमें पॉलीसिलिकॉन सेल, इनगॉट वेफर्स, पैनल्स, ठीक है, तो ये सब मिला के हम एक सोलर पीवी मॉड्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होने से कंपोनेंट्स क्या हैं उसके। अब ये स्ट्रेंथन करेगा आत्मनिर्भर जो अभियान है उसको, हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है उसको रिड्यूस करेगा। ठीक है, एक शब्द आप इसके लिए और इस्तेमाल कर सकते हो, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। ठीक है, कि अभी तक हम जो मॉड्यूल बाहर से ला रहे थे अब वो हम खुद डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट एंड R&D फॉर हायर एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल। एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से ही आई थिंक पीएम मोदी ने बोला था सौर्य मित्रा। ठीक है, ऐसे ह्यूमन रिसोर्स हम लोग डेवलप करेंगे जो कि स्पेसिफिकली सोलर पीवी मॉड्यूल जो है उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को केटर कर सके। ठीक है, तो सूर्य मित्रा नाम दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट इट। अब PLI स्कीम देख लेते हैं। तो PLI क्या है? ये एक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है। पहला तो ये याद रखो, ये WTO कंप्लायंट है। ठीक है, WTO के अंदर 3 टाइप की हम लोग बॉक्सेस पढ़े थे, एम्बर बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स। कोई तीनों में डिफरेंस बता देगा फटाफट से? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 3? Amber box is completely trade distorting, और blue box मतलब green box is safe, मतलब trade distorting बिल्कुल भी नहीं है, and blue box में it's in middle. तो ब्लू बॉक्स में थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। तो ब्लू बॉक्स में बेसिकली ऐसी सब्सिडीज जिससे ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है लेकिन उस पर एक कोटा है। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं सब्सिडी दे रहा हूं किसी को सोप बनाने के लिए, लेकिन वो एक सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सोप ही बना सकता है, वो अनलिमिटेड सोप नहीं क्रिएट कर सकता उससे। ठीक है, सो डिस्टॉर्टिंग बट कोटा। ठीक है, तो ये 3 डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए। तो अभी तक जो बाकी सब इस टाइप की सब्सिडी दी जा रही थी एक्सपोर्ट के ऊपर, उसके अंदर WTO जो है रोक लगा देता था, सेइंग दैट दिस कम्स अंडर एम्बर बॉक्स। लेकिन ये PLI स्कीम जो है ये WTO कंप्लायंट है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए चीज पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है क्या। तो नाम से जैसा कि पता लग रहा है कि वो आपको कुछ इंसेंटिव दे रहा है प्रोडक्शन करने पे। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग करने पे आपको कुछ इंसेंटिव मिल रहा है, इतना हमें समझ में आ रहा है इसका नाम पढ़ के। लेकिन अगर आप इसको और डिटेल में पढ़ोगे तो यू विल फाइंड कि प्रोडक्शन पे तब इंसेंटिव दिया जा रहा है जब वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीमेंटल। सपोज आज मैंने बल्ब बनाने की फैक्ट्री लगाई और मैंने PLI स्कीम के अंदर अपने आप को रजिस्टर करा लिया, तो PLI का मेरे को बेनिफिट कब मिलेगा? जब मैं पहले साल 100 बल्ब बनाया, अगले साल में 105 बल्ब बनाता हूं, यानी 100 से 5 ज्यादा बनाता हूं, तो इन 5 बल्ब बनाने पे मेरे को सब्सिडी मिलेगी या इंसेंटिव मिलेगा, बाकी 100 पे नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर मैं 110 बनाता हूं, तो मेरे को सिर्फ 5 बल्ब के ऊपर इंसेंटिव मिलेगा। लेट्स से मेरा प्रोडक्शन कम हो जाता है, मैं वापस 100 बनाने लग गया, तो अब मेरे को कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। सो डिफरेंस समझना, यहाँ पे एक कीवर्ड है इंक्रीमेंटल। ठीक है, हर साल प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ा होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी है वो बढ़ेगा। तो इसलिए PLI स्कीम जो है बहुत ही एक कह सकते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पे आते हैं PLI स्कीम को मॉनिटर या इम्प्लीमेंट कौन करवा रहा है। ठीक है, तो करती तो कंसर्न मिनिस्ट्री है। लेट्स से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT है। अगर हम टेक्सटाइल की बात करें तो उसके लिए हमारे पास टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है। लेकिन इनको मॉनिटर करना, इनकी इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करने में नीति आयोग एक अहम रोल निभा रहा है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। अब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये चीज भी ध्यान में रखना, सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज को नहीं दे रहे PLI स्कीम के अंदर,
जो फॉरेन कंपनीज है वो भी इंडिया में आके इन्वेस्ट करके मैन्युफैक्चरिंग चालू कर सकते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये संजय, चीजें हैं जो अपने को पता। एक डाउट है, नीति आयोग कैसे इम्प्लीमेंटेशन में, हाउ इज इट हेल्पिंग, कैन यू एक्सप्लेन? कंसर्न मिनिस्ट्री तो नोडल जो मिनिस्ट्री है, लेट्स से टेक्सटाइल है तो टेक्सटाइल तो रहेगा ही इम्प्लीमेंट करने में। नीति आयोग असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो टेक्निकल थिंक टैंक वाला जो वर्क है अपना, वो पार्ट प्ले करेगा नीति आयोग उसमें, कि इसको कितना देना चाहिए, क्या क्या और प्रोस्पेक्ट हो सकता है, मतलब एक तरीके से असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा उस कंसर्न मिनिस्ट्री को। ठीक है, ये एम्पावर्ड कमिटी भी नीति आयोग का सीईओ ही हेड करता है ना, तो उनका काम है इंसेंटिव को अप्रूव कराना, राइट? राइट। ठीक है, अब इंसेंटिव का जो स्केल है वो 4 to 6% रहेगा। ठीक है, मतलब ये तो एक जनरल में बता रहा हूँ, डिफरेंट स्कीम्स के अंदर डिफरेंट इंसेंटिव भी रह सकता है, किसी में थोड़ा ज्यादा भी रह सकता है, बट लार्जली 4 to 6% के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, और टारगेट ईयर इसके लिए 5 years रखा गया। ठीक है, अब वो हर मिनिस्ट्री का अपना टारगेट 5 year हो सकता है, किसी का वो 25 तक हो सकता है, किसी का 26 तक हो सकता है, किसी का आगे भी हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसके अंदर कितने सेक्टर्स में दिया जा रहा है, तो अभी 14 सेक्टर्स है, बट दिस में इंक्रीज टू फर्दर मोर सेक्टर्स। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल, सोलर पीवी मॉड्यूल्स, मेटल एंड माइनिंग, टेक्सटाइल, एपरल, व्हाइट गुड्स, एडवांस केमिकल, सेल बैटरीज, रिन्यूएबल एनर्जी, मेडिकल डिवाइसेज एंड स्पेशलिटी स्टील। तो ये 14 सेक्टर्स है, इसमें एडिशन ही होगा। ठीक है, डिलीशन तो कुछ होने वाला नहीं, एडिशन ही देखने को मिलेगा आपको वो द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें बजट में आउटले भी दिया गया था, ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का आउटले दिया गया था फॉर दीज पीएलआई स्कीम्स। ऑब्जेक्टिव तो आई थिंक डिस्कस कर ही लिया, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, हमारे प्रोडक्ट्स ग्लोबली कॉम्पिटेटिव होंगे, ग्लोबल चैंपियंस तैयार होंगे, बूस्ट करेगा एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को, रिड्यूस करेगा इंपोर्ट बिल क्योंकि हम लोग खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेंगे, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करेगा। तो दीज वर द बेनिफिट्स ऑफ पीएलआई स्कीम। इसमें अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को ऐड करना है क्या? आई थिंक ये ड्रोन वाला लास्ट ईयर ऐड किया था, राइट? द सेक्टर ऑफ ड्रोन्स वाज एडेड लास्ट ईयर। हाँ, मे भी हो सकता है, मेरे को उसका श्योरिटी नहीं, देख लेना। ड्रोन्स, अनिति मैम कुछ बोल रहे हो? हाँ, पीएलआई स्कीम के लिए एस जयशंकर ने अभी ये एक फ्रेज नहीं, एक पूरा सेंटेंस इसके लिए बोला है कि दिस इज अनदर चांस टू बोर्ड अ बस दैट वी हैड अनफॉर्चुनेटली मिस्ड अ फ्यू टाइम्स बिफोर। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एक अच्छा चांस है, तो पीएलआई स्कीम के लिए एक यूज किया था ये सेंटेंस। हाँ मैम, ये ग्रुप में भी डाल देना, आई थिंक अच्छा है, ये कई और जगह इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। ओके सर। ठीक ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिवाइज्ड नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। ठीक है, तो ये अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने रिलीज किया है, और इसका एम ये है दैट इट वांट्स टू प्रमोट अ रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन कंसीडरिंग 3 एस्पेक्ट्स, कॉस्ट, सेफ्टी और एफिकेसी, और दिस विल फर्दर हेल्प इन यूटिलाइजेशन ऑफ healthcare resources and budget, drug procurement policy, health insurance, improving prescribing habits। ठीक है, तो बेसिकली कहना हम ये चाह रहे हैं कि एक नेशनल लिस्ट बनाई है एसेंशियल मेडिसिन की। ठीक है, तो जो डॉक्टर्स हैं जो दवाइयां लिख रहे हैं उनको भी पता रहेगा कि हाँ एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में कौन सी दवाइयां है, और क्योंकि ये इस लिस्ट के अंदर है तो वो रेडीली अवेलेबल होंगी, वो चीपर भी होंगी और ज्यादा इफेक्टिव भी होंगी। ठीक है, मतलब ज्यादा इफेक्टिव कहने का मतलब कि वो बीमारी जो है उसको ठीक तरीके से ठीक कर देगी। तो ये कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन से। अब आते हैं कि इसके पीछे बनाने के पीछे पावर कहां से आ रहा है। ठीक है, तो दिस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ऑटोमेटिकली फॉल अंडर डीपीसीओ। डीपीसीओ क्या है? ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ठीक है, ये एक ऑर्डर है विच हैज बीन मैंडेटेड अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ठीक है, ये ECA 1955 जो एक्ट है इसके बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट इसके थ्रू जो
एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको रेगुलेट कर सकता है कि वीट के प्राइसेस हमें रेगुलेट करने हैं, तो वो मेजर्स ले सकता है अंडर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। सिमिलरली दवाइयों को अब अगर कभी रेगुलेट करना है तो वो यही एक्ट को यूज करता है, और इस एक्ट के अंदर डीपीसी होता है, इसके थ्रू वो सारा जो मेडिसिन का जो सेक्टर है उसको रेगुलेट कर सकता है, ठीक। सो याद रखना ईसीए के अंदर डीपीसी होता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो डीपीसीओ है ये फॉलो करता है एक मार्केट बेस्ड प्राइसिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो आगे जाने से पहले अपने को एक बॉडी के बारे में बताना चाहिए जिसका नाम है एनपीपीए, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। कोई बता सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? कई बार डिस्कस किया हुआ वैसे। केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। कूल, बहुत बढ़िया, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। अब ये एनपीपीए जो है वो रेगुलेट करता है प्राइसेस ऑफ ड्रग्स अंडर दिस नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इसके अंदर जो भी दवाइयां आती हैं उनका जो प्राइस है वो रेगुलेट करता है एनपीपीए, ठीक है। और एनपीपीए अप्रोच क्या फॉलो करता है यहाँ पे? तो किसी भी प्राइस जो मेडिसिन है, देखो इन्फ्लेशन होगा तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस तो राइज होना है, दैट इज गिवन। लेकिन कई बार एक्सॉर्बियंट राइज कर देती है कंपनीज, उनको लगता है कि बहुत ज्यादा लोग डिमांड कर रहे हैं इसकी, तो हम लोग इसका प्राइस बढ़ा देते हैं। तो यूएस में एक ऐसा ही केस एचआईवी ड्रग्स को लेके हुआ था कि एक पर्सन ने एचआईवी की एक लाइफ सेविंग ड्रग थी, तो उस कंपनी को उसने लोन लेके एक्वायर कर लिया, और जैसे ही उस कंपनी को एक्वायर किया उसने उसके रेट जो थे वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स 20 टाइम्स बढ़ा दिए, ठीक है, बिकॉज सबको जरूरत थी उस दवाई की। तो इस तरह की मैल प्रैक्टिसेस ना हो, पब्लिक हेल्थ जो है वो ऑर्डर में रहे, तो उस सब को देखते हुए ये स्टेप लिया गया, ठीक है। गिवन इंडिया में पहले ही हम देख रहे हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कितनी बैकवर्ड है, तो वहां पे हम लोग ऐसा प्रैक्टिसेस अफोर्ड ही नहीं कर सकते इन द फर्स्ट प्लेस, तो उसमें इसलिए हमने ये एनपीपीए बनाया। अब एनपीपीए स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करता है कि एक मेडिसिन का प्राइस राइज जो है वो कितना हो सकता है, तो उसके लिए एक सीलिंग प्राइस बनाया हुआ है। अब ये सीलिंग प्राइस कैसे डिफाइन होता है कि एक एवरेज निकाला जाता है ऑफ अ सर्टेन मेडिसिन ऑफ ऑल ब्रांड्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, पैरासीटामोल का एग्जांपल लीजिए, ठीक है। पैरासीटामोल एक बहुत बेसिक सॉल्ट है, एक मेडिसिन है जो हम फीवर के टाइम लेते हैं, ठीक है। लेकिन पैरासीटामोल अलग अलग कंपनीज अलग अलग ब्रांड नाम से निकालती है। जैसे कुछ कंपनीज, किसी कंपनी ने उसका नाम क्रोसिन निकाला हुआ है, किसी ने उसका नाम विक्स एक्शन 500 निकाला हुआ है, किसी ने उसका नाम डोलो निकाला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट नाम से ये पैरासीटामोल आती है। लेकिन इस जो सीलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला है उसमें हम कैसे उस फॉर्मूले प्राइस को लेके आते हैं, तो हम देखते हैं सबसे पहले तो कि मार्केट के अंदर एटलीस्ट 1% मार्केट शेयर कौन कौन से ब्रांड्स का है, ठीक है। तो जैसे आप देख ही सकते हो डोलो का होगा, आप देख सकते हो क्रोसिन का होगा, ठीक है। तो ऐसे जो जो भी ब्रांड है जिनका 1% मार्केट शेयर है, उनका जो ड्रग का प्राइस है, उसका जो टर्नओवर है, उसको हम 1% मान लेंगे, उसको जोड़ लेंगे, प्लस साथ ही साथ रिटेलर का 16% मार्जिन, ठीक है, उसको जोड़कर हम एक एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक है, कि इतना प्राइस उसके ऊपर बढ़ा सकता है, उससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये ऐसे करके रेगुलेट करता है कि किसी ने इस प्राइस के ऊपर ले गया, सीलिंग प्राइस के ऊपर ले गया, तो वहां एनपीपीए उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है और उसको डायरेक्ट कर सकता है कि प्राइस अपना वापस नीचे लेके आओ, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है NLEM, ये पहले कंपाइल की गई थी 1996, उसके बाद रिवाइज होती गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। सिमिलर एक लिस्ट जो है WHO भी निकालता है, ठीक है। तो WHO का अपना एक अलग लिस्ट है, हमारा एक अलग लिस्ट है, ऑल्दो उसमें काफी सारी मेडिसिन कॉमन हो सकती है, बट इंडिया में इंडिया स्पेसिफिक मेडिसिन उसमें ज्यादा रहेगी। अब इस NLEM के अंदर कुछ शेड्यूल कैटेगरी ड्रग्स भी आती है, ठीक है। जिसे आपने शेड्यूल H सुना है किसी ने? कई बार मेडिसिन के पीछे लिखा हुआ, ठीक है, या RX करके लिखा होता है। तो RX और ये सब मेडिसिन का मतलब है, ये होती है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, कि जब तक आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेके जाते इन ड्रग्स के लिए आपको मिलेगी नहीं। और शेड्यूल H जो है वो एंटीबायोटिक्स के लिए यूज होती है। तो कभी भी आप एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पढ़ोगे तो वहां पे ये शेड्यूल H का जिक्र जरूर करना, ठीक है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा जरूरत है, बिकॉज जो डॉक्टर्स है वो बहुत फ्रीक्वेंटली
एंटीबायोटिक्स रेफर कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शेड्यूल एच जो ड्रग है इसका जो प्रिस्क्रिप्शन है ये मैंडेटरी होना चाहिए। इनफैक्ट कई जगह आपको नहीं भी मिलती ऐसी ड्रग्स ओवर द काउंटर अगर आपके पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं है डॉक्टर का, ठीक है। सो अभी करंटली ये जो लिस्ट है इसके अंदर 384 ड्रग्स हैं, ये अपने को पता होना चाहिए। और उसमें फिर फर्दर कैटेगरीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी लेके, ठीक है। और इसमें बहुत सारे और भी बेसिक जो मेडिसिन है लाइक ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये भी अभी न्यूज में था बिकॉज इसके जो इंडियन एक डॉक्टर थे जिन्होंने इसको बनाया था, तैयार किया था, ही रिसेंटली डाइड। उनका नाम था डॉक्टर आई थिंक PC महालनोबिस, ठीक है। अभी उनका रिसेंटली डेथ हो गया था, तो इसलिए ORS काफी न्यूज में था अभी। तो दिस वाज अबाउट NLEM। इसमें किसी को कुछ ऐड करना है? आगे पीसी चलते हैं। स्टैटिस्टिशियन भी थे ना? हाँ, वो एक स्टैटिस्टिशियन भी थे, मतलब ये डिफरेंट है। आई एम नॉट श्योर ये PC था कि नहीं था, बट महालनोबिस उनके ये इट वी इज में दिलीप महानोबिस। हाँ दिलीप अच्छा, हाँ महानोबिस। सॉरी, हाँ डॉक्टर का नाम दिलीप महालनोबिस था। और वो जो है वो PC महालनोबिस, वो हमारे वो 5 ईयर प्लान वाले थे। प्लान वाले, हाँ। सो इट वाज इन्होंने इंडिया में किया था in 1971 ड्यूरिंग बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंड इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय कैप्टन फिलिप्स ऑफ US आर्मी इन 1964। हम्म, तो ये थोड़ा देख लेना, दिलीप महालनोबिस इनका नाम। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। तो बहुत थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग मतलब ज्यादातर जो हम लोग अभी इन्वेस्टमेंट देखते हैं वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, कि जहां पे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना जिससे सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स मिले अपार्ट फ्रॉम फाइनेंशियल गेन, ठीक है। तो ये ध्यान में रखता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है उसके साथ ही साथ पॉजिटिव एनवायरमेंट या एक पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है। जब आपने शार्क टैंक देखा होगा तो उसमें कई सारे ऐसे इनिशिएटिव या ऐसे स्टार्टअप आए थे जो कि सोशल सेक्टर में या एनवायरमेंटल सेक्टर में बहुत अच्छा काम करेंगे। अगर कोई इनमें इन्वेस्टमेंट करता है तो विल से दिस इज इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल देख लो। एक एजुकेट गर्ल डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड है फॉर एजुकेशन, ठीक है। अभी राजस्थान में लॉन्च हुआ था, तो आप लिख सकते हो। हमने कल परसों आई थिंक स्किल डेवलपमेंट बॉन्ड की बात किया था, ठीक है। वो भी आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो, कल ही डिस्कस किया था, ठीक है। तो किसी को नहीं पता इसके बारे में तो कल का सेशन आई थिंक यूट्यूब पे है, वहां पे आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो दिस वाज अबाउट इट। इसमें किसी को कुछ ऐड करना? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई थिंक ये किसका था टॉपिक? shall I? हाँ बिल्कुल। Yeah, so this is World Social Protection Report 2020-22 and उसमें एक सब पार्ट है Regional Companion Report for Asia and the Pacific. So first we should know who publishes this report, that is ILO. Again यहाँ पे डेटा दिया है बहुत सारे एशिया पैसिफिक रीजन का about social protection. So we'll see the definition of social protection, that is a set of policies and programs designed to reduce poverty and vulnerability by promoting efficient labor markets, diminishing people's exposure to risk, and enhancing their capacity to protect themselves against hazards and income loss. So इसमें हेल्थ केयर भी इंक्लूड होता है एंड इनकम सिक्योरिटी मेजर्स, मेनली ये दोनों पे फोकस रहता है। नाउ ये रिपोर्ट के डिटेल में जाता है। So for Asia Pacific region, they have mentioned that 55.9% of the population doesn't have access to social protection. उन्होंने एवरेज दिया है, that is 7.5% of the GDP, like on an average ये इस रीजन में जो भी कंट्रीज है उतना स्पेंड करती है सोशल प्रोटेक्शन पे, एंड ओवर हाफ ऑफ दोस कंट्रीज स्पेंड इवन लेस देन 2.6%. okay, and we should know the global average is 12.9%. So and then let's talk about India immediately. So India spends around like less than 5% of GDP per capita on social security benefits. Okay, now तो कंपेयर भी कर लेते हैं। तो
only 24.4% of Indians have social protection, and if you compare it with Bangladesh, it has 28.4%. So we can see Bangladesh after there was a fire accident in one of the Dhaka garment industry. So that happened in 2012. So it was the biggest accident happened in Bangladesh. And उसके बाद उन्होंने जो लेबरर्स है उन पे ध्यान देना, उनके सोशल प्रोटेक्शन पे ध्यान देने का मतलब चालू किया, मतलब विच इंक्लूड्स इंश्योरेंसेस एंड अगेन पेंशंस वगैरह वगैरह. So this is one additional thing. Okay, then steps taken by India. So we should know that we have Social Security Code 2020. Then there is Pradhan Mantri Shrama Yogi Mandhan for unorganized workers. And कल ही हमने देखा था there is मनरेगा also. So ये था वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22. इसमें कुछ ऐड करना है? इसमें आई थिंक मिसिंग मिडल वाला जो कॉन्सेप्ट हमने कल डिस्कस किया था वो भी सब आ जाएगा. वो वैसे कल डिस्कस करा हुआ ही है, तो फिर आई थिंक वापस डिस्कस करेंगे. दैट मिडिल इनकम ग्रुप वाला स्लैब, राइट? हाँ, करेक्ट. आगे है ये बहुत छोटा टॉपिक है, स्मार्ट सॉल्यूशंस एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड 2022. वी शुड जस्ट नोट कि कौन सी मिनिस्ट्री प्रेजेंट करती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. सेकेंडली ये इनिशिएटिव किसका था? So this is the initiative by National Institute of Urban Affairs and UN in India. And इसके like quickly अगर aim देखे तो that is to promote people-centric design and secondly homegrown technological innovations. So ये focus है इसका. Yeah. So I think this is about Smart Solutions and Inclusive Cities Awards. Okay, धर्मशाला डिक्लेरेशन से मेरा है. ठीक है, तो धर्मशाला डिक्लेरेशन अभी रिसेंटली अडॉप्ट किया गया है. तो ये टूरिज्म के लिए है, इसमें बस यही याद रखना है. इसमें ऑब्जेक्टिव्स ये है कि जो अपना ड्यू टू पैंडेमिक हमारा जो डिप आया है 44% का टूरिज्म सेक्टर में, उसको प्री पैंडेमिक लेवल पे लेके आना है बाय 2024. ठीक है, इसके और फिर जो जीडीपी का शेयर है अभी 8.6 है, या सॉरी 6.8 है जीडीपी का शेयर. तो उसमें और उसे और बढ़ाना है और $250 बिलियन तक जीडीपी बाय 2030 वो करना है हमें. ठीक है, और जितने भी सीमलेस टूरिज्म सेक्टर में स्मूथ सर्विसेज के लिए उसको प्रमोट करना है और सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को एनकरेज करना है और अपने इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनाना है इन टूरिज्म सेक्टर. इसके लिए वीजा रिफॉर्म्स, ईज ऑफ ट्रैवल, ट्रैवल फ्रेंडली इमिग्रेशन फैसिलिटीज एट एयरपोर्ट्स और ओपननेस टू इंटरनेशनल ट्रैवल, इन सब में इंटरवेंशंस लाना है. ठीक है, इंडियन टूरिज्म सेक्टर तो 10th है रैंक 185 कंट्रीज में, और कंट्रीब्यूशन हमने जीडीपी में देखा 6.8% है अभी. ये एक लेबर इंटेंसिव सेक्टर है जिसमें ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी और बाकी सोशल इंक्लूजन सभी चीजें आ जाती है. तो एक अच्छा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में ये हेल्प करेगा. अपने जो इंडिया के रिच हिस्टोरिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रमोशन मिलेगा. और फिर जितने भी बायो जियोग्राफिक जोन्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, बीचेस हैं, उनमें और टूरिज्म डेवलप होगा. ठीक है, चैलेंजेस में है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन टूरिज्म, तो ये सारे चैलेंजेस हैं. ठीक है, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स क्या हैं? तो ड्राफ्ट नेशनल टूरिज्म पॉलिसी 2021 टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास विजिटर एक्सपीरियंस एंड मेक इंडिया वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेस्टिनेशंस फॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रैवलर कैंपेन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म. ये 2022 जून में ये किया गया था. ठीक है, फिर अपने पास प्रसाद स्कीम है, स्वदेश दर्शन स्कीम है, निधि 2.0 है, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री स्कीम. तो ये सारी कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव है टूरिज्म सेक्टर में. कुछ स्टैटिस्टिक्स है नीचे वाले आर्टिकल में. तो इसमें
हमने देखा कि ड्यू टू पैंडेमिक 44.5% का डिप आया है, जिसको हमने रिकवर करना जिसे हमें रिकवर करना है, ये हमने धर्मशाला डिक्लेरेशन में बोला है। ठीक है, टॉप डेस्टिनेशंस है यूएस, यूके, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। जो इंडिया से जो फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं इंडिया में यहाँ, तो ये यूएस, यूके, बांग्लादेश ये है। इंडियन ज्यादा जा रहे हैं तो मिडिल ईस्ट में, जिसमें यूएई सबसे पहले है, उसके बाद यूएस, कतर, ओमान और यूके है। ठीक है, एक ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स है जो शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालती है। कोई इसे कंफर्म कर सकता है क्या? आई थिंक WEF ही निकालती है। करेक्ट है। ओके, ठीक है, इसमें किसी को कुछ ऐड करना है क्या? ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है वाटर ट्रेडिंग। तो नीति आयोग ने अभी नीति आयोग वर्क कर रही है in drafting a policy regarding trading in water on commodity exchanges like gold, silver and crude oil. तो water trading मतलब है buying and selling or leasing water access right, enabling water to be transferred from one user to another. तो जैसे हम कोमोडिटी जैसे गोल्ड और सिल्वर को हम स्टॉक मार्केट में एक्सचेंज करते हैं, उसी तरह वाटर का भी किया जाएगा कि वाटर पे एक प्राइस फिक्स किया जाएगा और वो या तो फ्यूचर पे वो ट्रेड किया जाएगा या फिर करंट प्राइस पे ट्रेड किया जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि ये फिजिकली जैसे गोल्ड और सिल्वर का जैसे कमोडिटी असेट्स में हम लोग देखते हैं कि ये फिजिकल ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा है। जिसमें फिजिकल ट्रांसफर नहीं होगा, जैसे डेफिशिएंट रीजन से सरप्लस रीजन में, सरप्लस रीजन से डेफिशिएंट रीजन में हम लोग फिजिकल वाटर ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्राइस रख रहे हैं वाटर पे, जिससे जितने भी कंपनीज है, इन्वेस्टिंग कंपनीज है, वो वाटर इरिगेशन फैसिलिटीज या फिर वाटर हार्वेस्टिंग या जितने भी वाटर रिचार्जिंग टेक्निक्स है उन पे ध्यान दे सके। ठीक है, आइडिया ये है, लेकिन इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स बेनिफिट से ज्यादा है। वो कैसे? तो क्योंकि एक वाटर एक बेसिक ह्यूमन राइट है, तो ये वाटर राइट को अगर हम लोग कॉमोडिफाई करेंगे तो इससे जो पुअर और वल्नरेबल हैं वो और भी वल्नरेबल होंगे, उन्हें बेसिक राइट्स नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ इंडिया में ये है कि वाटर को वर्शिप किया जाता है। जैसे हम देखते हैं कि जितने भी नदियों के नाम हैं वो नदियों को हम गॉडेस की तरह वर्शिप करते हैं। तो एक स्पिरिचुअल वैल्यू जो है वाटर की वो कम हो जाएगी। और प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अगर कंपनियां या मार्केट बेस्ड वाटर प्राइसेस होंगे तो ये एक पब्लिक गुड नहीं रहेगा, तो इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रह पाएगा, तो ये यूनिवर्सल एक्सेस ये नहीं मिल पाएगा सबको। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। अभी फर्स्ट टाइम इन 2022 वाटर को फ्यूचर इंडेक्स पे ट्रेड किया गया। ये शिकागो स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी CME ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उसने स्टार्ट किया था। ठीक है सर, इसके अलावा कुछ एडिशन वाटर ट्रेडिंग पे? हाँ, इसमें अपने को एक प्रिंसिपल पता होना चाहिए, डबलिन प्रिंसिपल। ठीक है, डबलिन प्रिंसिपल में स्पेसिफिकली ये चीज बोला गया था, वाटर इज अ फाइनाइट एंड वल्नरेबल रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसका जुडिशियस यूज होना चाहिए और इसका मतलब कमोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा डबलिन प्रिंसिपल में बोला गया था। ठीक है, वो थोड़ा आप याद रखना। बस आई थिंक यही है। बाकी आपने कल्चरल जो पॉइंट बोला उसमें छठ पूजा का आप एग्जांपल दे सकते हो, कल्चरल वैल्यू है, पॉलिटिकली भी सेंसिटिव इशू है। जैसे आप देखते हो कावेरी का इश्यू हो गया, ठीक है, बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका, तो वो सब आप और ऐड कर सकते हो। हाँ, तो इसमें और ऐड करना Was था। it celebrated for? Is it based on water? हाँ, मतलब नदी के किनारे ही वो करते हैं ना उसको, सूर्य की पूजा होती है नदी के किनारे या किसी वाटर बॉडी के किनारे। अच्छा, ओके। यस, और इससे रिलेटेड और एक है
वर्चुअल वाटर ट्रेडिंग, उसमें ये है कि हम लोग वर्चुअल वाटर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे उसके प्रोडक्शन में जितना वाटर यूज हुआ है एक्चुअली हम वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी लोग कंट्रीज ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि वाटर गजलिंग क्रॉप्स हैं वो हम एक्सपोर्ट ना करें, वो हम इंपोर्ट करें, ताकि उतना हम वाटर सेव कर रहे हैं और वो वाटर हम किसी और चीज में लगा रहे हैं, जैसे अपने पर्सनल यूज या फिर जो नेसेसिटीज है उसमें लगा रहे हैं। और ध्यान इस पे देना चाहिए कि जैसे ड्राई लैंड फार्मिंग या वाटर रेजिस्टेंट जो क्रॉप्स है उन पे ज्यादा उनके प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है एशियन पाम ऑयल अलायंस। तो इट इज फॉर्म्ड बाय एपेक्स एडिबल ऑयल इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर पाम ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड नेपाल। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, जैसे हम ओपेक में देखते हैं कि ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का है, लेकिन यहाँ इंपोर्टिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो इनका एक एसोसिएशन है। तो ऑलमोस्ट सारे ही साउथ एशियन कंट्रीज हैं एक्सेप्ट अफगानिस्तान एंड भूटान। ठीक है, और सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड करा रहा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन, जो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, एशिया अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ ग्लोबल पाम ऑयल डिमांड विद इंडिया एज लार्जेस्ट इंपोर्टर अकाउंटिंग फॉर नियरली 15%। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? तो एक कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर गेन करना और एक इंपोर्ट सस्टेनेबल एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना थ्रू फेयर प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, और जो एक नैरेटिव है, एक नोशन है, ग्लोबल नोशन है कि पाम ऑयल है या फिर ट्रॉपिकल ऑयल है वो हेल्दी नहीं है या वो हाई क्वालिटी का नहीं होता है। तो इस नोशन को भी इस एसोसिएशन के थ्रू चेंज करना है। और ये नोशन क्यों है? क्योंकि जो पाम ऑयल या ट्रॉपिकल ऑयल होते हैं, जैसे कोकोनट पाम ऑयल या फिर पाम कर्नेल ऑयल, ये सब इनमें हाई कंटेंट ऑफ सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, और सैचुरेटेड फैट्स एलडीएल जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बैड होता है? क्योंकि वो जो आर्टरीज के इनर वॉल पे वो लेयर बाय लेयर वो जमते जाता है और आर्टरीज को क्लॉग कर देता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक या फिर जितने कार्डियोवैस्कुलर अदर डिजीज ये सब हो सकते हैं। ठीक है, फिर है सेफगार्ड करना है इकोनॉमिक एंड बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ पाम ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज एंड इंक्रीज इट्स कंजम्पशन इन मेंबर कंट्रीज। ठीक है, पाम ऑयल के बारे में तो एडिबल वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूस फ्रॉम पाम फ्रूट ऑफ एलिस ग्विनेंसिस या अफ्रीकन ऑयल पाम और एलिस ओलिफेरा इंडिजिनस टू साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। तो इस पे एक क्वेश्चन भी आया था कि शायद ये साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव प्लांट है या कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछा था 2021 में, आई थिंक। इट इज रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन ई विद नो ट्रांस फैटी एसिड्स। ट्रांस फैटी एसिड्स क्या है? तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और वही कि अनहेल्दी इफेक्ट्स ऑन मतलब एलडीएल बढ़ाता है। जैसे दो तरह के कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल और एचडीएल। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो एचडीएल इज गुड कोलेस्ट्रॉल एंड एलडीएल इज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो ये एलडीएल लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, ट्रांस फैटी एसिड्स। ठीक है, और फिर विटामिन ए एंड विटामिन ई के अलावा ये एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं पाम ऑयल में और जितने भी ट्रॉपिकल ऑयल में है वो, और फिर ये एंटी कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। तो इसलिए ये एसोसिएशन चाहती है कि इनको प्रमोट किया जाए। ठीक है, इंडिया की इनिशिएटिव्स है पाम ऑयल को लेके। तो नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल पाम, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर सेल्फ रिलायंस इन एडिबल ऑयल। तो इसका रीजन है नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां और अंडमान निकोबार के लिए एक स्कीम है, ये स्कीम है। ठीक है, ऑयल पाम एरिया एक्सपेंशन अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये जो
नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स है, इनके एरिया को विद टाइम एक्सपैंड करना है, ठीक है। इंक्रीजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ ऑयल सीड्स क्रॉप्स, ठीक है। तो ये सारे इनिशिएटिव्स है गवर्नमेंट के। इसके अलावा किसी को कुछ ऐड करना है क्या? आई थिंक पीएम आशा स्कीम है ना इसी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पीएम आशा। हाँ, पीएम आशा में जिसमें 3 कॉम्पोनेंट है इसके अंडर। कूल है, तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये प्लांट वगैरह के बारे में देख लेना, है ना। एग्री में हम लोग एक हेडर बना के डाल देंगे इसको। ऑलराइट, आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटी। तो अभी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज, आई थिंक वैसे सिक्योरिटी वाला पार्ट इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, बट यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से। तो अभी इंडिया ने कमीशन किया है अपना पहला इंडिजीनियसली डेवलप एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है, जिसका नाम है विक्रांत। तो आईएनएस विक्रांत हम लोगों ने अभी कमीशन कर दिया। कमीशन मतलब कि अब वो ऑपरेशन में आ चुका है। सो नेवी में एक खासियत ये रहती है कि जो शिप्स या जो भी वेसल्स हैं, नेवल वेसल्स हैं, उनके नाम यूनिक नहीं होते, मतलब नाम जो है वो रिपीट किए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम था आईएनएस विक्रांत, जो हमने यूके से परचेज किया था। उसके बाद हमने कई और न्यू जो वेसल थे वो खरीदे। जैसे कि अगर हम बात करूं, विराट था हमारे पास, ठीक है, जो 2017 में डीकमीशन कर दिया गया था, ठीक है, जिसकी वो एक आई थिंक शायद बजाज कंपनी ने बाइक्स भी बनाई थी आईएनएस विराट नाम से, ठीक है। फिर विक्रमादित्य है, अभी करंटली हमारे पास ऑपरेशन में है, और सिंगल ही था अभी हमारे पास ये आईएनएस विक्रमादित्य। अब इसको सप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास ये आईएनएस विक्रांत भी आ गया, ठीक है। तो नेवी एट द मोमेंट इज आस्किंग फॉर 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, एटलीस्ट एक खराब हो जाए, बिकॉज ये सब मशीन्स है तो खराब हो सकते हैं, इनको कुछ टाइम चाहिए हो सकता है, जब ये अपने आप को रिपेयर करने में टाइम लग सकता है। तो एटलीस्ट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे पास अपनी जो दोनों नेवल कोस्ट है, ईस्टर्न और वेस्टर्न, दोनों को गार्ड करने के लिए एटलीस्ट एक एयरक्राफ्ट कैरियर दोनों जगह होना चाहिए, ठीक है। तो ये नेवी की डिमांड है, और इस डिमांड के चलते एक तीसरे और एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही है। ऑल्दो सिर्फ बात ही हो रही है, अभी उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, दिस इज नॉट नोन, ठीक है। अगर हो भी रहा होगा तो क्लासिफाइड हो रहा होगा अभी। तो उसका नाम जो होगा, उसका नाम पहले से तय कर दिया गया, इट्स कॉल्ड आईएनएस विशाल, ठीक है। अगर बनता है तो उसका नाम आईएनएस विशाल होगा। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बेसिक सी। अगर हम बात करें किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को, अगर हमें बताना है उसके फीचर, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर किसी भी नेवल वेसल का होता है कि वो कितना टन ऑफ वेट जो है वो डिस्प्लेस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज मतलब प्रिंसिपल का मतलब क्या है कि कोई भी अगर हम वाटर कोई सपोज ऑब्जेक्ट है, वो अगर पानी में डालते हैं तो पानी उसके ऊपर बाइंड फोर्स लगाता है, ठीक है। बाइंड फोर्स क्या होता है, उसको ऊपर धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेट उसको नीचे धकेलने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब वो नीचे जाता है तो वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करता है। सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो कभी भी आप कोई ऐसा नेवल वेसल देखोगे तो हमेशा उसको मेजर करने का एक पैरामीटर रहता है कि वो कितना वाटर डिस्प्लेस करता है। जैसे अगर हम बात करें, अभी हमने जो आईएनएस विक्रांत बनाया है, दिस डिस्प्लेसेस अराउंड 45,000 टन्स ऑफ वाटर। आगे हम देखेंगे चाइना ने हमारे कंपैरिजन में जो नेवल वेसल पिछले एक डेकेड में जो तैयार किए, मतलब इंडिया वाज द फर्स्ट एशियन पावर टू हैव अ एयरक्राफ्ट कैरियर, ठीक है। इंडिया के अलावा किसी के पास नहीं, एशिया के अंदर किसी के पास नहीं था। अगर रशिया को हटा दें एशिया में से, तो किसी के पास नहीं था। लेकिन पिछले एक डेकेड के अंदर चाइना हैज ओवरटेकन हस, ठीक है। उसने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बना दिए, और जिनका डिस्प्लेसमेंट आप देख सकते हो 66,000, 70,000, 85,000, विच इज मच हायर देन आवर करंट आईएनएस विक्रांत, ठीक है। तो वाटर डिस्प्लेसमेंट से आपको पता लगता है कि उसमें कितना लोग जा सकते हैं, कितने ज्यादा उसमें एयरक्राफ्ट लगा सकते हो, कितने ज्यादा उसके अंदर
और हम इक्विपमेंट लगा सकते हैं। तो जितना बड़ा होगा उतने ज्यादा इक्विपमेंट होंगे। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो नेवी के अंदर अगर हम शिप्स की बात करें तो देयर आर कैटेगरीज ऑफ शिप या कैटेगरीज ऑफ वेसल्स। तो सबसे पहले होता है एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि सबसे बड़ा होता है। उसके बाद आता है डिस्ट्रॉयर, ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर की खास बात क्या होती है, इसमें से एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। बाकायदा रनवे होता है और वहां से वो उड़ सकते हैं और वापस लैंड कर सकते हैं। डिस्ट्रॉयर में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती। डिस्ट्रॉयर में केवल मिसाइल्स, गन्स और ये सब होते हैं, ठीक है। इससे नीचे आता है हमारे पास उसको कॉर्वेट बोलते हैं, ठीक है। और फिर कॉर्वेट से नीचे एक और आता है वेसल, फ्रिगेट बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गए शिप्स। इसके अलावा हमारे पास सबमरीन्स होती है जो अंडर वाटर रहती है। और भी बहुत सारे वेसल्स होते हैं, जैसे माइन स्वीपर हो गया, एम्फीबियस व्हीकल्स हो गए, वेसल्स हो गए। वो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये भी थोड़ा ज्यादा बता दिया, बट बार बार न्यूज में आता रहता है तो एटलीस्ट अपने को पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन क्या है। तो इसलिए एयरक्राफ्ट कैरियर में आपको एबिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है। यहाँ पे आप मिसाइल्स भी रख सकते हो, रेडार्स भी रख सकते हो, एयरक्राफ्ट रख सकते हो, हेलीकॉप्टर रख सकते हो। तो ऑपरेशनली अगर हम बात करें तो ये एक बहुत मल्टी डिमेंशनल रोल प्ले करता है। और इसके आने से हमारी जो नेवी है इसकी पावर जो है बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। सो दिस विक्रांत takes the name of the earlier decommissioned aircraft carrier called INS Vikrant, जो हमने परचेज किया था फ्रॉम यूके बैक इन 1961, ठीक है। अभी करंटली इसको डेवलप हमने इंडिजिनियसली किया है, मतलब द डिजाइन वाज इंडिजिनस। बहुत सारे इक्विपमेंट इसमें इंडिजिनस था, ठीक है। ऑलमोस्ट 71% वाज इंडिजिनस। दिस वाज बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड व्हिच इज अ PSU अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग, जो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। आगे अभी जो विक्रमादित्य हमारे पास है अपार्ट फ्रॉम द करंट विक्रांत, ये हम लोगों ने लीज लिया है फ्रॉम रशिया, ठीक है। 2013 से ये हमारे पास है। इसके अंदर फीचर्स की बात करो तो एक तो 76% मटेरियल इसमें इंडिजिनस है, विच इज अ गुड थिंग। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में दिस इज इन लाइन विद द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। अब यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसका नाम है स्टोबार। स्टोबार क्या होता है? शॉर्ट टेक ऑफ बट असिस्टेड रिकवरी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन मोड। तो जैसा कि आप जानते हो किसी भी एयरक्राफ्ट को अगर हमें लॉन्च करना तो उसे एक सफिशिएंट अमाउंट का रनवे चाहिए होगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये एबिलिटी एक एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। वहां से आप जैसे जानते हो MiG-21 होता है, MiG-21 तो नहीं है, MiG-29 है, ठीक है। ये एयरक्राफ्ट स्पेसिफिकली डिजाइंड है, मतलब हर किसी एयरक्राफ्ट को लाके आप उतार नहीं सकते हो यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। एक बहुत स्पेसिफिकली डिजाइंड एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसकी स्पेसिफिकली डिजाइंड एयरक्राफ्ट को ही यहाँ पे उतार सकते हो। जैसे अभी हम बात करें तेजस, जो है तेजस का नेवी के लिए एक अलग वेरिएंट बन रहा है, ठीक है। वो नेवी के लिए अलग वेरिएंट बनाने का मतलब ये है ताकि वो ये स्टोबार टेक्नोलॉजी से कंप्लायंट हो। स्टोबार में क्या होता है कि एक केबल लगा रहता है, ठीक है। ये जो रनवे अलग से एयरक्राफ्ट कैरियर है आपका और इसका ये रनवे है, तो यहाँ पे एक केबल लगा रहता है और ये सपोज हमारा एयरक्राफ्ट है, ठीक है। अब इसको यहाँ से लॉन्च होना है तो ये केबल जो है ये इसके अंदर हुक कर दिया जाएगा। तो एयरक्राफ्ट अपना इंजन तो चला ही रहा होगा, लेकिन उसको एक पुश करने में ये केबल हेल्प करेगी, ठीक है। और ऐसे करके इसको एकदम से झटका, जैसे हम कहते हैं ना पतंग उड़ाते हैं, व्हेन वी फ्लाई अ काइट समटाइम वी नीड समबडी सपोर्ट टू जस्ट थ्रो अ काइट अप इन द स्काई, ठीक है। तो वैसे ही ये एक पुश देता है ये केबल जो है, और एयरक्राफ्ट एकदम से जो उसको टेक ऑफ स्पीड चाहिए होता है वो अचीव कर लेता है। सिमिलरली ये एयरक्राफ्ट जो है इसको वापस लैंड भी करना होगा, ठीक है। तो जब लैंड करना होता है तब भी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है, तो ये केबल अगेन एयरक्राफ्ट के अंदर उसको अटका देता है और उसकी स्पीड एकदम से स्लो डाउन कर देता है। सो दिस इज व्हाट इज स्टोबार टेक्नोलॉजी। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत टेक्निकल है, अगर नहीं भी आया तो चलेगा, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना कि स्टोबार टेक्नोलॉजी होती है इसमें, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट दिस कैन अकोमोडेट अप टू 30 एयरक्राफ्ट, 30 MiG-29 जो है वो खड़े हो सकते हैं इस पे at a point of time apart from helicopters and all। अब सिग्निफिकेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, एनालिसिस हमें ज्यादा करना है। पहला सेल्फ रिलायंस, ठीक है।
हम लोगों ने खुद से इंडिजिनस तैयार किया है, तो अब हमें किसी के ऊपर इंपोर्ट के लिए डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, एनहांस करेगा हमारी नेवी की कैपेबिलिटी। यहाँ पे एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं ब्लू नेवी या ब्लू वाटर्स नेवी। किसी को इसका मतलब पता है? व्हाट डज दिस मीन, ब्लू वाटर नेवी? ठीक है, तो ब्लू वाटर नेवी का बहुत बेसिक सा मतलब है, यानी ऐसी नेवल फोर्स जो इतनी सक्षम है, विच इज एबल इनफ टू कैरी आउट एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन अराउंड द ग्लोब। ठीक है, जैसे अगर अभी हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं होगा तो हम लोग ऑपरेशन बहुत लिमिटेड एरिया में कर सकते हैं कि चलो ठीक है, सबमरीन लेके हम लोग अफ्रीकन कोस्ट तक चले गए, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, हमें हमारे सबमरीन को रिफ्यूलिंग की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए वापस आना पड़ेगा। चलो ठीक है, न्यूक्लियर सबमरीन हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर सबमरीन से शायद आना नहीं पड़े, तो वो एक ब्लू वाटर नेवी कैपेबिलिटी का एग्जाम्पल है। सिमिलरली एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर भी इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी होता है रिसोर्सेज का, लाइक फ्यूल वगैरह वगैरह, जिसके चलते ये कहीं पे भी जाके ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है। प्लस इसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर एयरक्राफ्ट भी है हमारे पास, तो ऑटोमेटिकली इस शिप की जो रेंज है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, इनफैक्ट बोला जाता है 1971 का जो वॉर था उसमें आईएनएस ये जो विक्रांत है उसने इतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन बेसिकली डिसरप्टिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द ईस्ट पाकिस्तान एंड द वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, उनका पूरा लॉजिस्टिक खत्म कर दिया था इस एक एयरक्राफ्ट कैरियर ने। तो ये आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होने की। सो सिमिलरली कहने का मतलब दिस वुड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ आवर नेवी एंड ऑल्सो हेल्प अस टू बिकम अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। ठीक है, तो इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से वी आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट द इंडियन ओशन एज आवर ओन बैकयार्ड। ठीक है, कि इंडियन ओशन जो है वो हमारा खुद का ओशन है, मतलब इसमें हमारा बिग ब्रदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, रादर वी शुड बी अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कि सबका हेल्प हो, जो सागर डॉक्ट्रिन में हम बोलते हैं सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, इट वुड बी इन लाइन विद दैट। लास्टली डेटरेंस। ठीक है, तो जब भी आपके पास एक अच्छा वेपन होगा तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आप पे कोई भी मिस एडवेंचर करने से पहले बार बार सोचेगा कि अगर मैं गलती से अटैक कर देता हूं तो उसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो सकता है। तो दिस वाज अबाउट द एडवांटेजेस। अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। ठीक है, कंक्लूजन जाने से पहले चैलेंजेस थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक इसमें चैलेंजेस एड्रेस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चैलेंजेस में आप बोल सकते हो कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, कि इसको बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, इसीलिए जो करंटली गवर्नमेंट है वो जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको नोट देने में या उसको अप्रूवल देने में अभी थोड़ा कतरा रही है। ठीक है, क्योंकि पैसा बहुत मांगता है ये कंपेयर टू इक्विपमेंट बाय अदर फोर्सेस। ठीक है, चाहे फिर वो एयरफोर्स हो गया या आर्मी हो गया, उसके इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है अगर हम एक थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉम्प्रोमाइज विद अदर फोर्सेस। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हो चाइना का डोमिनेंस। तो यहाँ पे हमने 3 देखे एयरक्राफ्ट कैरियर, लाओनिंग, शैंगडोंग एंड फुजियान। ठीक है, तो ये अपना डोमिनेंस जो है बढ़ा रहा है और इंडिया को ओवरटेक कर चुका है, तो वो एक प्रॉब्लमैटिक इश्यू है। ठीक है, इसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो अभी तक तो मेरे को यही इश्यू लग रहा है इसमें, किसी को और लग रहा हो तो ऐड कर देना लास्ट में। तो लास्ट में कंक्लूजन की बात करें तो आईएनएस विक्रम आदित्य आईएनएस विक्रांत highlights the government thrust toward Make in India and balancing of defense as well as socio-economic need of the country. ठीक है, so this was about the recently inducted carrier. इसमें किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है? ठीक है, अगर कुछ हो तो बाद में बता देना। आगे चलते हैं, न्यूज इन शॉर्ट देख लो। पहला हाइब्रिड मिलिटेंट। ठीक है, तो इस टाइप की टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे जीएस3 के पर्सपेक्टिव से। इंटरनल सिक्योरिटी में पूछ सकता है कि हाइब्रिड मिलिटेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये हाइब्रिड मिलिटेंट इज नथिंग बट पार्ट टाइम मिलिटेंट बोल सकते हैं, यानी ऐसे लोग जो कि सिविलियन बन के रह रहे हो। ठीक है, सोसाइटी के अंदर, तो वो जब जरूरत उनको लगती है कि हाँ, या कोई ऑर्डर उनको आता है
तो टेरर स्ट्राइक कर देते हैं और वापस जाके उस नॉर्मल लाइफ में पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिड मिलिटेंट, ठीक है, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज न्यूज पे बात कर लेते हैं। तो अभी एक्सरसाइज वॉस्टक हुआ था, हमने रिसेंटली डिस्कस किया था जब हम ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम डिस्कस कर रहे थे तब। तो एक्सरसाइज वॉस्टक के अंदर इंडियन आर्मी का कॉन्टिजेंट गया था पार्टिसिपेट करने। दिस एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय रशिया, ठीक है, याद रखना, व्लादिवोस्टॉक से आप याद रख सकते हो उसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज काकाडू, इट इज ऑस्ट्रेलियाज नेवल एक्सरसाइज, इसमें 14 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज जिमेक्स, इट इज जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, ठीक है, तो नाम से ही पता लगा JI इंडिया जापान। फिर है पर्वत प्रहार। तो पर्वत प्रहार जो है ये इंडियन आर्मी की खुद की एक एक्सरसाइज है जो हाई एल्टीट्यूड पे ये करते हैं, ठीक है। सो एज यू नो इंडिया गार्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट बैटल फील्ड्स, नॉट द हाईएस्ट, मतलब नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट बट द हाईएस्ट, ठीक है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है, तो उसको गार्ड कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए हमारी फोर्सेस सबसे ज्यादा केपेबल है ऐसे हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में, और उसको प्रैक्टिस करते रहने के लिए ऐसी एक्सरसाइज जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तेजस मार्क 2। तो जो भी मार्क 2, ठीक है, मार्क 2 कहने का मतलब एक सेकेंड वेरिएंट निकाल रहे हैं तेजस का। तो तेजस जैसे आप जानते हो एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट है जो हम लोगों ने खुद डेवलप किया है, लेकिन इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट बाहर से आए हैं। जैसे हमने INS विक्रांत की केस में देखा था कि 70% इंडिजीनियस था, बट तेजस के केस में उल्टा है, 70% ऑलमोस्ट, आई थिंक नॉट 70%, ऑलमोस्ट 50% प्लस जो इक्विपमेंट है इसके अंदर बाहर से आए हुए हैं, ठीक है, हम लोगों ने लाके असेंबली किया उसको। लेकिन हम बोल रहे हैं ये तेजस मार्क 2 हम जो बनाएंगे, जो सेकेंड वर्जन रहेगा इसका, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स होंगे वो 70% इंडिया से होंगे, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है। अब तेजस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहिए। इट इज अ सिंगल इंजन लाइट वेट हाईली एजाइल एंड मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर, ठीक है, जो डिजाइन किया था DRDO ने और प्रोडक्शन उसका HAL कर रहा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब तेजस मार्क 2 जो है ये 4.5 जनरेशन होगा, ठीक है। 4.5 जनरेशन में थोड़ा बहुत स्टेल्थ कैपेसिटी भी आ जाती है, मतलब नॉट एकदम एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते कि हाँ स्टेल्थ कैपेसिटी रहेगा ही, बट दिस क्लासिफिकेशन इज क्वाइट वीक कि 4.5 में आता क्या है। तो अभी हमने जो रफेल लिया है ना वो 4.5 कैटेगरी में है, ऑल्दो दे आर नॉट स्टेल्थ, लेकिन उसमें कुछ ऐसी कैपेसिटीज हैं जिसके चलते वो 4.5 जनरेशन में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट इट। आगे चलते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम V-SHORADS मिसाइल, तो ये DRDO ने डेवलप किया है और अभी इसका एक सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट किया गया था। तो V-SHORADS जो है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। तो अभी जैसे यूक्रेन वॉर के कुछ वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो यू मस्ट हैव सीन कि वहां पे कुछ यूक्रेन आर्मी के जो लोग हैं वो अपने कंधों पे मशीन रखकर एक मिसाइल को चला रहे हैं, उस मिसाइल का नाम है जैवलिन, ठीक है। सो वो मैन पोर्टेबल एक मिसाइल है। तो सिमिलरली हमने भी ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल बनाई है जो कि न्यूट्रलाइज कर सकता है लो ऑल्टीट्यूड एरियल टारगेट्स। फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, ड्रोन्स, ठीक है, तो ड्रोन्स को टारगेट करने के लिए हम इस टाइप के इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोहिणी साउंडिंग रॉकेट। तो ये एक 2 स्टेज रॉकेट है विच कैन गो अप टू हाइट ऑफ 70 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये इसरो जो है ये लॉन्च करता रहता है ऐसे साउंडिंग रॉकेट, और इसका यूज क्या है, तो साइंटिफिक रिसर्च जो है उसमें ये चीज काम में आएगी, ठीक है। तो कोई भी साइंटिफिक रिसर्च करनी है कि अपर लेयर का, अपर एटमॉस्फेयर लेयर कैसा है, तो वो सब चीज आप इस साउंडिंग रॉकेट के थ्रू इक्विपमेंट डिप्लॉय करके कर सकते हो। नेक्स्ट एक्सरसाइज सिनर्जी पे आते हैं। तो रिसेंटली हमारा जो CERT-IN है, दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, तो इन्होंने होस्ट किया एक सिनर्जी एक्सरसाइज जो कि एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज था इन कोलैबोरेशन विद साइबर सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ सिंगापुर। इसमें 13 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और दिस वाज कंडक्टेड एज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव, ठीक है, लेड बाय नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट, ठीक। तो कोई बता सकता है ये किस बॉडी के अंडर बना है ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट? NSA।
नहीं, NSA इसको हेड करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इसको हेड करते हैं, बट दिस इज पार्ट ऑफ NSC, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जैसा कि मैम ने बताया, सॉरी, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट। ठीक है, फिर इसके अंदर हमें देखने को मिलता है स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप, और फिर हमें देखने को मिलता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, अब इसमें ग्रुपिंग में इसके जो मेंबर्स होते हैं अलग अलग होते हैं। कई जगह पे आपको इसमें रिटायर्ड आर्मी या आर्म फोर्सेस के ऑफिशियल देखने को मिल जाएंगे। हमारे जो डिफेंस फोर्सेस के जो कमांडर इन चीफ हैं, एयर मार्शल है, वो सब देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसको हेड कौन करता है? इसको हेड करता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और वो फर्दर एडवाइज करते हैं हमारे PM को या PMO ऑफिस को असिस्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इश्यूज। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू दिस NSCS। ठीक है, तो अपने इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। सो एम ये था कि हम कॉपरेशन काउंटर रैंसमवेयर के ऊपर एक्सेलरेट कर सके। रैंसमवेयर क्या होता है? रैंसमवेयर एक ऐसा मैलवेयर प्रोग्राम होता है जो आपको आपके सिस्टम में एक्सेस नहीं करने देता, और आपको एक्सेस करने के लिए उसको कुछ रैंसम देना पड़ता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल अगर मैं इसका दूं तो 1-2 साल पहले बहुत फेमस हुआ था एक रैंसमवेयर कॉल्ड WannaCry। ठीक है, तो इसलिए क्या करते थे, इसमें आपके रैंसमवेयर आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता था और आपका सिस्टम लॉक कर दिया जाता था। ठीक है, अब आपको कुछ पेमेंट बिटकॉइन में लेनी होती थी एक रैंडम लिंक के ऊपर, और वहां से वो पैसा जो है हैकर को चला जाता था, और फिर वो हैकर जो है ये रैंसमवेयर प्रोग्राम को हटा लेता था। So that's how these ransomware were working. So this was all for the security part. अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना? ये जो फर्स्ट पार्ट था ना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का, दैट इज जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी, नॉट द सेक्रेटरीट। मतलब for joint intelligence committee, then second is strategic policy group, then third was NSA group, NSA board, sir आपने जो बोला था वो। हाँ करेक्ट, वो सेक्रेटेरिएट जो है वो आई थिंक जॉइंट इंटेलिजेंस कमिटी से आता है, राइट? या ठीक है, सो दिस वाज ऑल फॉर द डे। आई गेस सिक्योरिटी पार्ट कंप्लीट हो गया हम लोगों का। विल स्टार्ट विद एनवायरनमेंट द नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आज के लिए यही स्टॉप करते हैं।